हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पे। और आज हमारे चैनल की दूसरी वीडियो है और इस दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले आई है। लेकिन उससे पहले कि हम उस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें, हम इंडिया की कुछ पास्ट एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो जो इंडिया की सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी 1968 में, और इसके जो हेड थे वो थे उस टाइम के यूजीसी चेयरपर्सन डीएस कोठारी साहब। तो इसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो हमारी इंदिरा गांधी थी, तो उनका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस पॉलिसी को लाने में। तो कुछ पॉलिसी के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो पहला सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि फ्री एजुकेशन टू ऑल। इसका मतलब ये था कि 14 साल की उम्र तक जितने ही बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, एजुकेशन फ्री हो सबके लिए। दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब ये था कि स्कूल्स में एटलीस्ट दो लैंग्वेजेस इंडिया की और एक फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। और इसमें हिंदी थी जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, दूसरी थी कोई भी रीजनल लैंग्वेज, जैसे अगर आप पंजाब से हो तो आपको पंजाबी पढ़ाई जाए, तमिलनाडु से हो तो आप तमिल आपको पढ़ाई जाए, केरला से हो तो मलयालम पढ़ाई जाए। तो दूसरी थी रीजनल लैंग्वेज और तीसरे में था फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना, जिसमें कि मोस्टली इंग्लिश का ही नाम था। तो इस जो पॉलिसी थी इसमें लैंग्वेज की डेवलपमेंट पे भी ध्यान देने को कहा गया था। तीसरा था कंसिस्टेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये था कि जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो सिर्फ वो सिर्फ थ्योरी पे ध्यान ना दे, बल्कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के उस पे भी ध्यान दिया जाए, और जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है स्टूडेंट की उस पर ध्यान दिया जाए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा है तो उसको स्पोर्ट्स की तरफ भी उसका रुझान जगाया जाए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की तरफ उसका जो रुझान है वो जगाया जाए। तो ये तीसरा पॉइंट था। और जो फोर्थ पॉइंट है वो था कि एजुकेशन स्ट्रक्चर को टाइम आफ्टर टाइम रिव्यू किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम की है 1968 में, तो 1 या 2 साल के बाद आप उसको रिव्यू कीजिए और देखिए कि उसके कुछ जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये हमारी जो पॉलिसी थी वो 1968 की थी। इसके बाद जो पॉलिसी आई थी वो आई थी 1986 में। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वो थे राजीव गांधी साहब, और इस पॉलिसी में कुछ हल्के से मॉडिफिकेशंस किए गए थे 1992 में। तो ये हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी। तो इसका सबसे जो पहले पॉइंट था वो ये था कि इस पॉलिसी का सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जो फिजिकली चैलेंज है, और जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, इनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि बैकवर्ड क्लास के जो कई बच्चे हैं उस टाइम पे और इस टाइम पे भी, आज के दौर में भी 2020 में भी, ये इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। और वो अगर उनके जो पिता हैं वो किसान है तो उनके साथ किसानी करने लग जाते हैं। अगर किसी का चाय का ठेला है तो वो चाय की दुकान पे काम करने लग जाता है, या कोई लेबरर बन जाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि चाइल्ड लेबर हमारे मुल्क में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए उन्होंने यही चीज़ कही थी कि बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे जो हैं और माइनॉरिटी क्लास के जो बच्चे हैं इनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से कि जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख के मुल्क की तरक्की में योगदान दे सकें और अपने परिवार का भी बेहतर पालन पोषण कर सकें। दूसरा पॉइंट था अटेंशन टू वुमेन एजुकेशन। इसका मतलब ये था कि जो वुमेन है, जो औरतें हैं, उनको भी पढ़ाया जाए। क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज भी और 1992 या 1968 में भी हालात बहुत ख़राब थे। जो वुमेन है उनकी एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन इसी वजह से फिर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि एजुकेशन जो वुमेन की है उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि इससे क्या होगा कि पहले तो अगर एक जो वुमेन है वो एजुकेट होगी तो वो अपना जो पालन पोषण है वो खुद भी कर सकती है, उसको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एक घर में एक मर्द और औरत दोनों कमा रहे हैं तो उससे एक परिवार का ही फायदा होता है, और एक जो बंदा होता है उस पर बर्डन कम होता है। जो सिंगल अर्निंग फैमिली होती है उस पर बर्डन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दोज फैमिलीज जहाँ पे दो दो पर्सन मनी अर्न कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट था कि जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पे कंप्यूटर्स और लाइब्रेरीज़ की जो फैसिलिटी है वो बढ़ाई जाए। फोर्थ पॉइंट था कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करें इंडिया में। जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर तो कर ही रहा है इंडिया में, तो उनका ये कहना था कि जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर
इंडिया की एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है उसमें योगदान दे सकते हैं। और एक और पॉइंट मैं आपको कहना भूल गया, 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो ये थी कि जो एजुकेशन में 6% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि आज तक नहीं हुआ है। आज भी अगर आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट है जीडीपी का एजुकेशन में वो सिर्फ 4% है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें कहा गया है कि 6% इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो होगा कि नहीं। तो इससे पहले कि हम जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है उस पर जाए, हम इंडिया की एजुकेशन जो पॉलिसी है हम उस पर ध्यान देंगे। जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स है हम उस पर ध्यान देंगे। जो सबसे पहली बात है वो है लैक ऑफ फंड्स। इंडिया में अगर आप भी देखें तो मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो इतने अच्छे नहीं हैं। जो गाँव में उनकी जो हालत है बहुत ख़राब है, क्योंकि हम अपने जीडीपी का जो पैसा है वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते अपनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ पे, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनको ना प्रॉपर क्लासरूम्स मिल पाती है, ना प्रॉपर बाथरूम्स मिल पाते हैं, ना ब्लैक बोर्ड्स अच्छे होते हैं। मतलब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, और इसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहा है। और अगर आप देखें तो आज के टाइम पे भी मोस्टली जो लोग हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि उनके जो बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में जाएं रादर दैन कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। दूसरा है कॉस्टली हायर एजुकेशन। अगर आप देखें तो इंडिया की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से कई बार जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है जो +2 में अच्छे मार्क्स लेके आता है, लेकिन अगर उसका अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो भी जाए, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता कि वो उस अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। कई बार तो एग्ज़ाम की फीस ही इतनी होती है कि वो बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप IIMs को देखें या और इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस को देखें तो बहुत टफ है वहाँ पे पहले तो सीट लेना और वहाँ पे फिर फीस अफोर्ड करना। और प्राइवेट कॉलेजेस का तो आप छोड़ दीजिए, वहाँ पर तो जो एक सेमेस्टर की फीस है वो 2-3 लाख होती है, जो कि कई बार एक गरीब तबके के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है अफोर्ड करना। जो तीसरा पॉइंट है वो ये था कि जो वोकेशनल एजुकेशन होती है वो इंडिया में इतनी नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो बच्चों को मोस्टली थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन और कोई काम अगर आप बच्चों को थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है इंडिया में, लेकिन प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स में इतनी ज़्यादा शिक्षा इंडिया में नहीं दी जाती। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है तो वो सिर्फ मैथ्स थ्योरी में पढ़ रहा है, उसको ये नहीं बताया जाएगा कि इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। तो ये भी एक चीज़ है जो कि जिसमें इंडिया बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। फोर्थ पॉइंट ये है कि इंडिया में जो इंडियन लैंग्वेजेस है उस पर इतना एम्फोसिस नहीं दिया जाता, और मोस्टली यही कहा जाता है कि आप इंग्लिश में बात कीजिए और अपनी लैंग्वेजेस को डाउनग्रेड किया जाता है। तो आई थिंक इस चीज़ पे भी हमें काम करना चाहिए कि अपनी लैंग्वेजेस को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि आप देखें तो चाइना जैसी कंट्री में, साउथ कोरिया जैसी कंट्री में उनकी अपनी लैंग्वेजेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि इसकी वजह से उनकी इंग्लिश भी पीछे रहती है, लेकिन फिर भी आप देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको इंग्लिश नहीं आती फिर भी वो कितना आगे बढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज के बलबूते पे। पर मेरा इसका मतलब ये कहने का नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ाना बंद कर दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन जितना आप इंग्लिश पे करते हो उतना आपको रीजनल लैंग्वेजेस पे भी करना चाहिए। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसने कि हमको एज दिया है फॉरेन कंट्रीज़ में हमें एज ऐसे दिया है कि चाइना के लोग हों या साउथ कोरिया के लोग हों, उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी इंग्लिश अच्छी होने की वजह से आज आप देख सकते हैं कि हमारे जितनी भी बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, पेप्सी है, एडोबे है, इनके सारे CEOs इंडियंस हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको इंग्लिश भी आती है, जो कि उनके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक विद इंग्लिश रीजनल लैंग्वेजेस पे भी ध्यान देना चाहिए। फोर्थ है इलिटरेसी रेट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया की जो इलिटरेसी रेट है वो 35% है, अब शायद 30% रह गई हो, लेकिन 68% इंडिया का लिटरेसी रेट है। लेकिन जो जितने भी पूरी दुनिया में इलिटरेट लोग हैं उसके 1/3 इंडिया में। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा अनपढ़ता है हमारे मुल्क में और कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि जो सरकार है वो और फंड्स इन्वेस्ट करे, एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ है, पॉलिसीज़ है, उसको चेंज करे, जिसकी वजह से हमारा लिटरेसी रेट कम हो और हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़े और हमारा मुल्क भी आगे जाके तरक्की करे। और जो अगला पॉइंट है वो है लैक ऑफ जॉब्स। तो इंडिया में जो जॉब्स हैं
एजुकेशन तो एक बच्चा कर लेता है, लेकिन जो जॉब्स होती हैं वो उसको नहीं मिलती। अगर आप देखें तो आज के टाइम पे भी, पिछले आई थिंक अगर आप 10 साल की बात कर लें तो जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट आज भी अगर आप देखें कि कोई प्योन की फैसिलिटी भी निकलती है तो वहाँ पर भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है जो कि कैपेबल होता है फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए, वो फॉरेन कंट्रीज़ में चला जाता है और वहाँ जाके अपनी सर्विसेज देता है और उनकी कंट्रीज़ का प्रॉफिट होता है। तो आई थिंक ये चीज़ जिसको हम ब्रेन ड्रेन बोलते हैं कि जो हमारे मुल्क का जो एक ह्यूमन रिसोर्स है वो फॉरेन कंट्री में जाके बसना, उसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो आई थिंक उसको रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सरकार है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, जिससे कि हमारी और जॉब्स निकलें और जिससे कि हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं वो इंडिया में रह के ही इंडिया की तरक्की देखें, इंडिया की तरक्की करें। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी होती तो जैसे सुंदर पिचाई है, सत्या नडेला है, तो इनको बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। ये आज इंडिया में रह के इंडियन कंपनीज में काम कर रहे होते और इंडिया की डेवलपमेंट में और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे होते। और जो 6th पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लैक ऑफ बिल्डिंग्स है, फर्नीचर्स हैं, और ये मैंने आपको पहले पॉइंट में ही बता दिया था। तो हम बात करेंगे इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो इस जो एजुकेशन पॉलिसी है इसके दो मेन प्लेयर्स हैं। पहले तो है हमारे जो अब के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल साहब, और दूसरे हैं के कस्तूरी रंगन साहब, जो कि इस पूरी जो पॉलिसी है उसके हेड हैं। इस पॉलिसी को लाने में बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि इनकी मैनिफेस्टो 2014 में इन्होंने कहा था कि ये एजुकेशन फैसिलिटीज़ में और पॉलिसीज़ में चेंजेस करेंगे, और इस पे 2014 से ही काम चल रहा है और ये अब जाके पॉलिसी 2020 में कंप्लीट हुई है। जो इस पॉलिसी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन है वो 2040 तक कंप्लीट होगी। तो अभी भी हमें इन पॉलिसीज़ को ऑन रोड लाने के लिए 20 साल और लगेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं, आपने नई पॉलिसी बनाई तो उसी टाइम आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। उसके लिए आपको फंड्स चाहिए होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए होंगे, टीचर्स चाहिए होंगे, स्कूल्स चाहिए होंगे। तो आई थिंक उनको खड़ा करने के लिए, जैसे सरकार ने कहा है, उनको एटलीस्ट 10 से 20 साल लगेंगे इसको पूरी तरह से इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस पॉलिसी के बारे में कि इस पॉलिसी के अंदर कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इसको एक गेम चेंजर कहा जा रहा है। इंडिया की एजुकेशन जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसके लिए। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि इंडिया में मोस्टली 10+2 वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को बदल के 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया गया है। जो 10+2 वाला सिस्टम है वो रिप्लेस कर दिया गया है। और अगर आप देखें तो जो पहले 5 साल है वो है फॉर टू दी एज ऑफ 3 to 8 ईयर्स, दूसरा जो है वो है टिल दी एज ऑफ 8 to 11 ईयर्स। जो थर्ड वाला आप देख सकते हैं, जो अगले 3 साल है वो है फ्रॉम 11 to 14, और उससे अगले हैं 14 to 18 ईयर्स। इसमें चेंजेस ये हैं कि जो आप देख सकते हैं कि इंडिया में मोस्टली जो बच्चे हैं वो 3 साल की उम्र से आंगनवाड़ी वगैरह में एडमिशन उनका हो जाता है प्ले स्कूल्स में। तो उस एजुकेशन को भी इस पॉलिसी के अंडर लीगलाइज कर दिया गया है, और अब जो बच्चा आंगनवाड़ी में भी जाएगा उसको भी इस एजुकेशन सिस्टम के अंडर गिना जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अब फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपको 1 साल के बाद एग्जिट लेना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो 1 साल की पढ़ाई है वो खराब चली जाएगी। आप 4 साल की जो अपनी डिग्री है उसमें किसी भी समय आप एग्जिट या एंट्री ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 साल के बाद एग्जिट ले ली तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल की अगर आपने स्टडी पूरी की है तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आपने 3 साल के बाद पढ़ाई को छोड़ दिया है तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये होगा कि जो रिपोर्ट कार्ड होंगे बच्चों के उसमें चेंजेस किए जाएंगे। उसमें सिर्फ जो बच्चा होगा उसकी सिर्फ सब्जेक्ट्स पे नहीं ध्यान दिया जाएगा, उस पर एक होलिस्टिक बेसिस पे काम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे हमारे टाइम पे क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो एक बच्चा है उसके सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता था, जैसे सब साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स के बेसिस पे मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन इसमें एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, अगर एक बच्चा
आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है तो उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए रिपोर्ट कार्ड में चेंजेस होंगे, जिससे कि जो एक बच्चा है उस पर सिर्फ पढ़ाई करने का प्रेशर ही ना हो, वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे उसके ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से उसकी जो एक डेवलपमेंट है वो ओवरऑल हो सके, वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ों में भी अच्छा हो सके। फोर्थ पॉइंट की अगर आप बात करें तो इंडिया में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडिया में आप देखें कि 10+2 में या 10+1 में अगर आप एक स्ट्रीम ले लेते हो, अगर आपने साइंस ले ली तो आप कोई और सब्जेक्ट नहीं ले सकते। जैसे आपने साइंस ली तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप बायो पढ़ते हो। लेकिन इसके अलावा अब ये रूल हो जाएगा कि आप, अगर आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप साइंस पढ़ना चाहते हो लेकिन आप हिस्ट्री में भी आपका इंटरेस्ट है, तो आप हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, या आपको कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आप कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। तो ये पॉइंट ये इसमें ये बताया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये कहा गया है कि जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि आप जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, आप जिस भाषा में आप लेक्चर देते हो, आप उसको मदर लैंग्वेज में दें। और मोस्टली ये कहा गया है कि आप उसको अपनी खुद की मदर लैंग्वेज में दें, और संस्कृत जो लैंग्वेज वो भी ऑफर की जाएगी एजुकेशनल लेवल्स पे, बट वो ऑप्शनल होंगी। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ें रादर देन कि किसी और रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन देखना होगा कि ये जो कदम है या ये जो स्टेप है ये क्या सरकार लागू कर पाती है कि नहीं कर पाती। और एक और चीज़ है कि इसको क्लास 5 तक कहा गया है, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि क्लास 8 तक अगर आप इस चीज़ को कर सकें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्लास 8 तक कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये था ये पॉइंट। उसके बाद जो बोर्डिंग सिस्टम है 10th और 12th क्लास का, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बट वो उसको और आसान किया जाएगा। वो ऐसा किया जाएगा कि बच्चे पे एग्ज़ाम्स के ज़्यादा प्रेशर ना हो। जैसे ना आपने देखा होगा कि बच्चों पे कई बार इतना ज़्यादा प्रेशर होता है 10+2 और 10th एग्ज़ाम का, कि कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो रादर दैन कि सिर्फ थ्योरी पे ध्यान दिया जाए, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि जो एक बच्चे की कोर कैपेसिटीज़ हैं उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए, रादर दैन कि सिर्फ जो थ्योरेटिकल है या मेमोराइजेशन है उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो आज भी इंडिया में 10th या +2 या किसी में भी क्लास में जो एक पूरा करिकुलम है वो मेमोराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान देता है रादर दैन कि एक बच्चे की कोर कैपेसिटीज़ को बढ़ाने में। तो ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा स्टेप है, जिससे कि इंडिया में बच्चों की जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स ले लो, जो जेईई है या आईआईटी के एग्ज़ाम्स हैं या और कोई ज़्यादा एग्ज़ाम्स है, वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन अब करेगी जिसका नाम होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसके अलावा और कोई एजेंसी नहीं करेगी। और अगर गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि सरकार ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने का फैसला किया है जहाँ पर कि जो बच्चे हैं या बच्चा है वो अपने जो आइडियाज़ हैं टेक्नोलॉजी को लेकर वो दूसरे बच्चों या अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस कर सकें। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। तो इस जो प्लेटफॉर्म है इसमें एक बच्चा अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकेगा। तो इससे अगर वो कोई नया वेंचर शुरू करना चाहता है या नया प्रोजेक्ट बना रहा है उसमें उसको बहुत मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कॉलेजेस हैं उनकी जो एफिलिएशन है वो सिर्फ 15 साल के अंदर ख़त्म हो जाया करेगी, और जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ करेगी टीचिंग की वो एक 4 ईयर डिग्री प्लस उसके साथ एक बीएड डिग्री को कर दिया जाएगा 2030 तक। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बाल भवन्स की क्रिएशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि जो एक बच्चा है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ कर सके, जैसे आर्ट्स, स्पोर्ट्स और करियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सके, जिससे कि उसकी जो करियर है उसमें उसको मदद मिल सके और उसकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जैसे एक स्कूल में बच्चा कई बार सिर्फ पढ़ाई करता है, स्पोर्ट्स की इतनी एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देता, तो एक बच्चा सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर में ही दब के रह जाता है। लेकिन अगर आप बाल भवन्स बना दोगे, वहाँ पे आर्ट एंड साइंस
स्पोर्ट्स या और चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करोगे तो एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जिससे कि बच्चे को आगे आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा मदद मिल पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो शुरू से खेल में अच्छा है तो स्पोर्ट्स में उसका करियर बन सकता है, आर्ट्स में अच्छा है तो आर्ट्स में उसका करियर बन सकता है। तो गाइस ये थी आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है जो हमारी सरकार लेके आई है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन है वो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने की। थैंक यू वेरी मच।